हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी एसएसटी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 2 के लिए है। तो जिन बच्चों का सब्जेक्ट एसएसटी है, ये क्लास उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमने एक चैप्टर इसका कर लिया था, आज इसका सेकेंड चैप्टर हम करने वाले हैं। आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आज ये वाला चैप्टर हम इसका चैप्टर नंबर 2 हम इसका करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ये चैप्टर का नाम है। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? तुषार की रेल यात्रा। अब ये तुषार कौन है? तुषार जो है एक रिश्तेदार की शादी में जा रहा था। कहाँ? दिल्ली से चेन्नई। तो अब उसने रेलगाड़ी से जो है वो रेलगाड़ी से जा रहा था, तो खिड़की के पास वो बैठा, खिड़की के तरफ। तो उसने क्या देखा कि रेलगाड़ी जो है तेजी से दौड़ रही है और पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान को बड़ी तेजी से वो पीछे छोड़ती जा रही है। तो उसके चाचा ने उसे बताया कि लोगों ने मात्र 150 साल पहले ही रेल से यात्रा करनी शुरू की है और बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तो अब ये तुषार है, ये सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वो अपना पूरा जीवन एक ही जगह पर बिता देते थे? तो ऐसा तो नहीं है, है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जब तेज रफ्तार से यात्रा करने वाली सवारियां नहीं थी, तब भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, है ना। आगे पढ़ेंगे इसमें। आरंभिक मानव, आखिरकार वे इधर उधर क्यों घूमते थे? तो पहले तो हमें ये जानना है कि जो मानव थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, है ना। हम यहाँ पर उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप, अब पहले तो ये समझ लो कि ये जो उपमहाद्वीप है ये किसके बारे में बात हो रही है? ये भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है। तो जब भी उपमहाद्वीप आए तो आपको समझना है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है। तो जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, 20 लाख, है ना, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। अब इनको आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से क्यों जाना जाता है? कि भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम इन्हें इस नाम से पुकारते हैं। आमतौर पर खाने के लिए ये जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधों की पत्तियां और अंडे एकत्रित किया करते थे। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ठीक है। अब इनके एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के क्या कारण हैं? तो कई कारण हो सकते हैं, है ना। अब पहला कारण क्या है? ये जिस जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते थे तो वहां के पेड़ पौधे, फल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। तो अब क्या होता था? अब भोजन की तलाश में ये क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह पर इन्हें जाना पड़ता था। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या है कि जानवर जो हैं वो अपने शिकार के लिए, या फिर जो हिरण है और मवेशी है वो अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। बिल्कुल ठीक बात है कि भाई जो जानवर दूसरे जानवर का शिकार करके अपना पेट भरते हैं तो वो तो शिकार के लिए दूसरे जानवरों को ढूंढेंगे, और जो हिरण है, जो मवेशी है, वो अपना चारा ढूंढेंगे, भाई उनको भी तो खाना है। तो वो क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है। लेकिन जो ये मानव थे, ये जो ये खाद्य आखेटक जो थे, ये जो शिकारी लोग थे, ये क्या करते थे? ये इन जानवरों का शिकार करते थे। तो ये क्या करते थे? ये इसीलिए इनके पीछे पीछे चले जाते थे। तो अब क्या हो गया? अब भी क्या हुआ? ये एक जगह से दूसरी जगह चले गए, है ना। ये जो आखेटक थे ये इनका शिकार करने के लिए इनके पीछे पीछे जाते थे, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। तीसरा कारण क्या है कि जो पेड़ पौधे में जो फल फूल आते हैं वो अलग अलग मौसम में आते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई फल हर वक्त हर मौसम में आता है, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ फल जो है फूल अलग मौसम में आएंगे, कुछ अलग में आएंगे। तो क्या होता था कि जो अब जब क्योंकि फल फूल जो है अलग अलग मौसम में आते हैं, तो ये लोग क्या करते थे? उनकी तलाश में मौसम के अनुसार कि जिस मौसम में जिन जिन जहां पर फल आएंगे ये वहां रहेंगे, बाकी फिर
जिस मौसम में कहीं और आएंगे ये वहां चले जाएंगे, तो इस वजह से भी इनकी जगह बदल जाती थी। चौथा कारण क्या था? पानी। अब पानी के बिना तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता, चाहे वो प्राणी हो या फिर पेड़ पौधे हो। तो क्या होता था, अब चौथा कारण ये है जो यहाँ पे, कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। पानी कहाँ मिलता है आपको? झीलों में, झरनों में, नदियों में मिलता है। लेकिन कुछ नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता है, लेकिन कुछ नदियां और झीलों में पानी बारिश के बाद ही मिलता है ना। तो इसीलिए जो ऐसी झीलें और नदियां थी जिनमें सिर्फ बारिश के मौसम में ही पानी मिलता था, तो अगर कोई व्यक्ति, कोई आखेटक इन नदियों के किनारे अगर बसा हुआ है, तो सूखे के मौसम में तो वो फिर पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, क्योंकि अब तो यहाँ पे इन झीलों में पानी नहीं रहेगा, यहाँ तो बस बारिश के टाइम पे पानी मिल पाता था इनको। तो ये कई कारण थे कि ये जो आरंभिक मानव था, इसको अपनी जगह बदलनी पड़ती थी, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और इनको आखेटक, खाद्य संग्राहक भी कहा जाता है, क्योंकि जो भोजन संग्रहण करने की इनकी टेक्निक थी उसके आधार पर ये उनका नाम था। आगे बढ़ेंगे हम। आरंभिक मानव के बारे में कैसे जानकारी मिली, है ना। तो जो पुरातत्वविदों के अनुसार कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग ये जो आखेटक, खाद्य संग्राहक किया करते थे। अब अगर आप कहीं रह रहे हैं तो आप कुछ चीजों का निर्माण भी करेंगे, है ना, क्योंकि कुछ वस्तुओं को तो आप उपयोग में लाएंगे अपने। यह संभव है कि लोग अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते हैं। तो इनमें से जो पत्थर के औजार हैं वो आज भी बचे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। इनमें से कुछ औजार का उपयोग वे फल और फूल को काटने के लिए, हड्डियों और मांस को काटने के लिए, तथा पेड़ की जो छाल है और जानवरों की जो खाल है वो उतारने के लिए करते थे। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर ये भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी, और लकड़ियों का उपयोग किस लिए करते हैं? ईंधन के साथ साथ झोपड़ी बनाने के लिए और औजार बनाने के लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये औजार हैं इनके, है ना, ये दो औजार यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये जो ये वाला औजार है, ये इंसान के खाने योग्य जो जड़ें हैं उसको खोदने के काम में लाते थे, इस वाले औजार को, है ना। ये देखो जड़ों को खोद रहे हैं यहाँ पे। और ये जो इधर वाला औजार है, ये जानवरों की खाल से जो कपड़े बनते थे उसको सिलने के लिए, ये देख रहे हैं आप, ये कुछ है ना खाल है, और ये इसमें कुछ चुभो रहे ताकि सुराग हो जाए। तो ये क्या करते थे, ये जो दूसरे वाला है, कि जानवरों की खाल से जो वस्त्र बनते थे उसको सिलने के लिए उपयोग में लाते थे। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र को देखें, लाल त्रिकोण वाले स्थान जो है वो पुरा स्थल है ना। अब ये देखिए कहाँ कहाँ है लाल वाले, ये भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल गुफाएं, जहां आखेटक, खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी ये कई स्थानों पर आखेटक, खाद्य संग्राहक रहते थे। तो मानचित्र में तो कुछ ही स्थान दिखाए गए हैं आपको, है ना, जैसे भीमबेटका दिखाया गया है, हुंसगी दिखाया गया है, कुंडुल की गुफाएं दिखाई गई हैं, लेकिन और भी जगह थी जहां पर ये आखेटक, खाद्य संग्राहक रहते थे। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अधिक से अधिक इन्हें पत्थर मिल सके, है ना, जहां पे अधिक से अधिक पत्थर हो, क्योंकि पत्थर से ही क्या बनाएंगे, अपने औजार बनाएंगे। अब एक ये चित्र है, ये देखिए, और कुछ यहाँ पे भी है ये इमेज, है ना। जिन गुफाओं में ये लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इसमें जंगली जानवरों का जो है सचित्र चित्रण किया गया है, जो जंगली जानवर हैं, ये देख रहे हैं आप इमेज में, है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। भीमबेटका जो है आधुनिक मध्य प्रदेश, कहाँ है भीमबेटका, ये रहा, है ना। इस पुरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि ये उन्हें बारिश से, धूप से और हवाओं से राहत मिलती होगी। और ये गुफाएं जो हैं नर्मदा घाटी के पास हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, नर्मदा नदी है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और ये क्या है, भीमबेटका, और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश, है ना। आगे बढ़ेंगे हम।
पुरा स्थल किसे कहते हैं? पुरा स्थल क्या है? पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं? पुरा स्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया होगा और बाद में उन्होंने उसी जगह पर छोड़ दिया होगा। तो ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं, है ना। इन पुरा स्थलों के बारे में जो आगे के चैप्टर हैं उनमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो आग की खोज, है ना, आग की खोज कैसे हुई? अब ये देखिए कैसे पता चला कि इन्होंने आग की खोज, इसके अवशेष कहाँ मिले? तो मानचित्र में जो कुरनूल की गुफा थी, यहाँ पर राख के अवशेष मिले। इसका मतलब ये है कि जो आरंभिक लोग हैं उन्होंने आग जलाना भी सीख लिया था और आग का इस्तेमाल वो कई कार्यों में करते होंगे। रोशनी के लिए, जो मांस है, पहले तो वो कच्चा मांस खाते थे, जब उन्होंने आग को जलाना सीख लिया होगा तो वो भून के खाने लगे होंगे। और क्या करते होंगे, जो खतरनाक जानवर हैं उनको दूर भगाने के लिए भी आग का इस्तेमाल किया जाता होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, नाम और तिथियां। तो हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस समय के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। जो आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं और यह शब्द पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर, दो शब्दों से मिलकर बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बढ़ाता है और जो पुरा पाषाण काल है वो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। अब ये जो पुरा पाषाण काल है इसको भी हम 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण युग। तो जो मानव का इतिहास है उसका लगभग 99% जो है वो इसी काल के दौरान सारी चीजें घटित हुई हैं, है ना। अब आगे बढ़ेंगे हम इसमें। जिस काल में हमने पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर जो थे वो बहुत छोटे थे और इनको माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हुए हसिया, हसिया देखा है आप लोगों ने, सब्जी काटते हैं हसिये से, है ना, और आरी जैसे औजार मिले। साथ साथ ही जो पुरा पाषाण युग वाले औजार भी थे वो भी इस दौरान देखे गए। आगे बढ़ेंगे हम। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है और इसको नवपाषाण युग कहा जाता है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। बदलती हुई जलवायु। अब जब जलवायु में जो परिवर्तन हुआ होगा तो भी बहुत सारे चेंज हुए होंगे, है ना। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जो जलवायु थी उसमें बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी तो जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, घास के मैदान बनने लगे। अब जब घास के मैदान बनने लगे तो उससे क्या हुआ, हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में भी वृद्धि हुई, क्योंकि ये लोग जो है घास खाकर ही जिंदा रह सकते हैं, है ना। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों कि हम इनको पालेंगे, है ना। इसके साथ ही जो मछली का भोजन है वो उस समय का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया, है ना। आगे बढ़ेंगे। अब खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद जो वहां महिलाएं होंगी, पुरुष होंगे, जो बच्चे होंगे, इन्होंने अनाज को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। इसके साथ वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं और कितना टाइम लगता है इसको पककर तैयार होने में। ऐसा करते करते फिर लोगों ने क्या किया, अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा और वो किसान बन गए होंगे, कृषक बन गए होंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब पशुपालन की शुरुआत कैसी हुई होगी? इसी तरह से लोगों ने फिर अपने घरों के आसपास क्या चारा रखना शुरू कर दिया होगा, जिससे जानवर आकर्षित हुए होंगे और उन्होंने पालतू बना लिया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था, किसको? डॉग को, कुत्ते को।
तो सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। उसके बाद लोगों ने जो भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने के लिए उत्साहित किया। ऐसे जानवर जो हैं वो झुंड में रहते हैं और ज्यादातर क्या खाते हैं? घास खाते हैं। अक्सर कर जो ये लोग हैं अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से भी इनकी सुरक्षा करते थे। इस तरह से धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए होंगे। अब वो पशुओं को भी पालने लगे होंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। घरेलू की प्रक्रिया ये क्या है? घरेलू की प्रक्रिया क्या है ना। अब इसके बारे में जानेंगे। लोगों के द्वारा पौधों उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। मतलब जो लोगों ने पौधे उगाए और जो जानवरों की देखभाल की उसको क्या कहेंगे? घरेलूकरण की प्रक्रिया कहेंगे। अपनाए गए पौधे और जानवर अक्सर जो जंगली पौधे और जानवर थे उनसे भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे और जानवरों का लोग क्या करते थे? चयन करते हैं। आमतौर पर ये उन्हीं पौधों को लगाते हैं और उन्हीं जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। अब देखो, अब यहाँ पे एक बार देखो, ये जो जिन पौधों का और जिन जानवरों का ये चयन करते थे, तो जानवर कैसे होते थे? जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। और पौधे कैसे होते थे? जिनके जो अनाज होते हैं वो बड़े दाने वाले, मोटे दाने वाले जिनके अनाज होते हैं, और जिनका जो डंठल है वो इतना मजबूत हो कि वो पके दानों का भार संभाल सके। अब ये कैसे चयन करते थे? जानवर तो वो होना चाहिए जिसके बीमार होने की संभावना बहुत कम हो, और पौधा कौन सा होना चाहिए? जिसके जो दाने हैं वो बड़े बड़े हो, बड़े अनाज जिसमें हो, है ना, और उसका डंठल इतना मजबूत हो कि वो पके हुए दानों का भार संभाल सके। ये दो चीजें इन्होंने इनका चयन करने के लिए देखी, है ना। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए जो उसमें गुण है वो सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जो जंगली जानवर हैं और पौधों से धीरे धीरे क्या होते गए? भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग कैसे थे? छोटे होते हैं। ये बात जो है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है ना, कि जो पालतू जानवर है उनके दांत और सींग कैसे होते हैं? छोटे होते हैं जंगली जानवरों की तुलना में। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। इन दांतों को देखिए, इनमें से कौन सा दांत जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का। अब यहाँ पर दो दांत बने हुए हैं। तो अभी पीछे जो हमें समझ में आया कि जो पालतू जानवर थे उनके दांत और सींग छोटे और जो जंगली थे उनके बड़े, तो फिर ये किसका हो गया? पालतू जानवर का, और ये जंगली जानवर का। तो ये पालतू सुअर का दांत हो गया और ये जंगली सुअर का दांत हो गया, है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, है ना। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि में जो भी फसलें उगाई जाती है उसमें कौन कौन सी है? गेहूं और जौ है। उसी तरह से सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ता और उसके बाद भेड़ और बकरी आते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। एक नवीन जीवन शैली। इसमें क्या बताया गया है कि जब हम पौधे के बीज को बो देते हैं तो आप देखते हैं कि उसको विकसित होने में कुछ वक्त लगता है ना, कुछ दिन, महीने, साल भर का समय लग जाता है। तो जब ये लोग जो हैं पौधे उगाने लगे होंगे, उनकी देखभाल करने लगे होंगे, तो फिर उन्हें क्या करना पड़ता होगा? ज्यादा लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहना पड़ता होगा, है ना। बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से अपनी फसल की सुरक्षा करने जैसे काम शामिल हो गए होंगे। फिर कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, है ना। अब अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में ही बचाकर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों ने इसके, अब जब आप किसी बीज को रखेंगे तो फिर उसके भंडारण के बारे में भी सोचेंगे। तो फिर क्या, बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, और नहीं तो फिर क्या, जमीन में गड्ढा खोदा। तो इससे क्या पता चलता है कि उन्होंने भोजन को भंडारण कैसे करना, इसकी टेक्निक भी सीख ली। आगे बढ़ेंगे।
जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अब जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार कैसे हैं भाई? जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी जो है वो संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही साथ हमें उनसे क्या मिलता है? दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। और यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। तो इसीलिए कहा गया कि जो पशुपालन है वो भोजन के भंडारण का एक तरीका है। इसीलिए यहाँ पर ये लाइन लिखी गई कि जो जानवर हैं वो चलते फिरते खाद्य भंडार हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है ना, ये क्वेश्चन के तरीके से पूछा गया है यहाँ पे। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें, है ना। अब आपको क्या है कि मानचित्र में क्या तुम्हें कहीं नीले वर्ग दिख रहे हैं, है ना, नीले वर्ग। पता करें इनमें से प्रत्येक बिंदु जो है उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, यह जांचने के लिए जो है वैज्ञानिकों ने जो खुदाई में पौधे और पशुओं की जो हड्डियों के नमूने का अध्ययन वो करने लगे। तो इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज जो हैं के दानों के अवशेष मिले। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। अब वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी और वैज्ञानिक जो है जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो यहाँ पे जो नीले वर्ग है बेटा, उसमें आपको कृषकों और जो पशुपालक हैं तो ये उनके होने के साक्ष्य आपको यहाँ पर मिले थे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? बुर्ज होम, देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? मेहरगढ़, है ना। उसके बाद इधर क्या है? ये चिराद यहाँ पे, है ना। और उसके बाद ये क्या है? कोल्डी हवा और ये महागड्डा, है ना। इधर क्या है? ये हल्लूर और ये पय्यमपल्ली और इधर ये क्या है? दाओजली, है ना, दाओजली हेडिंग। और इसके बाद ये जो आधुनिक नगर है ये है क्या है? कोलकाता और मुंबई। ये क्या है बेटा? आधुनिक नगर। और जो ये आरंभिक गांव है वो क्या है? इनाम गांव। ये क्या है? आरंभिक गांव है। तो ये जो नीले वर्ग है बेटा, इससे क्या पता चला? यहाँ पर कृषकों और जो पशुपालक थे उनके होने के साक्ष्य मिले। हम इसमें स्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्ज होम, है ना। वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को जो है झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग के जलने की जगह मिली। तो इससे ऐसा लगता है कि ये लोग जो थे वो मौसम के अनुसार, है ना, घर के अंदर और बाहर खाना बनाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का उपयोग जो है अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य बीजों को पीसने के लिए किया जाता था। अब ओखली और मूसल जो है वो आप सबने देखे होंगे, है ना। तो ये ज्यादातर गांव में जो घर होते हैं वहां ये सबके घरों में होता ही होता है, ओखली और मूसल, है ना। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह से प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। अब ये देखिए, नवपाषाण युग के जो उपकरण है वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। नवपाषाण
युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तन का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का उपयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज का अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, क्योंकि अब इन्होंने कृषि करना सीख लिया था। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। तो क्या हो गया, जब कपड़े बुनने लगे तो कपास जैसे पौधे भी इन्होंने उगाए होंगे, है ना। क्या ये परिवर्तन, ये जो चेंज है कि मतलब उन्होंने कृषि करना सीख लिया, पशुओं को पालना सीख लिया, तो क्या ये सभी जगह एक साथ ही हुआ होगा? ऐसी बात नहीं है। जहां एक तरफ कई जगह पर स्त्री और पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते रहे होंगे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया होगा। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी आजीविका चलाया करते थे, है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। अब यहाँ पर मेहरगढ़ का बताया गया है, मेहरगढ़ के बारे में बताया गया है। तो मानचित्र में आप मेहरगढ़ को ढूंढो। यह ईरान जाने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ जो है बेटा, ये वो स्थान है जहां पर स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और बकरी भेड़ पालना सीखा, है ना। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरन और सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ बकरियों की भी हड्डियां हैं। अब मेहरगढ़ में जो इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले, ये देख रहे हैं आप, चौकोर और आयताकार, इसमें 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे और कुछ में ये लोग रहते होंगे, है ना। मैप में हम देखेंगे कहाँ है मेहरगढ़, है ना। तो मेहरगढ़ तो है आपका इस जगह पे, ये रहा आपका मेहरगढ़। और यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है आपकी? किरथर। और यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? सुलेमान। तो इसके बारे में आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो ये है आपका मेहरगढ़। आगे बढ़ेंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के जो सगे संबंधी हैं वो उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की ऐसी आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, तो इसीलिए वो क्या करते थे, कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान भी रखते जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्र मिली हैं जिसमें मतलब कब्रों के साथ सामान मिला। एक कब्र में एक मृतक, ये देख रहे हैं ये कब्र, ये इमेज वहीं से आपकी बुक से, ये तो मृतक है। मृतक के साथ एक बकरी को भी, अब देख रहे हैं यहाँ पे ये जो इमेज है ना, तो एक बकरी को भी दफनाया गया था। सामान्यतः इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया होगा, क्योंकि जब वो कहते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है ना। करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।